सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स की इस वाली फ़िलॉसफ़ी बुक से चैप्टर नंबर 22 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ीज़ के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर हैनेमन ने कैसे डिज़ीज़ को क्लासीफाई किया था। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप प्लीज़ इस बुक को लेके बैठिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सबटाइटल्स तो डाल दूँगा जिससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, बट मैंने सोचा है कि ये वीडियो फेस टू फेस बनाऊंगा तो इससे क्या होगा, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर मैं नोट्स वाले वीडियो बनाता तो उसमें ये होता है कि मैं नोट्स तो दे देता हूँ, बट बहुत सारे लोग नोट नहीं कर पाते वो चीज़, और उन्हें कई बार समझ भी नहीं आता। ऐसा मेरे को बोला था कई सारी ऑडियंस ने। तो इसलिए आज मैं सामने से फ़िलॉसफ़ी का चैप्टर नंबर 22 पढ़ने वाला हूँ, और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स की फ़िलॉसफ़ी बुक से ही मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूँ। और आज एक्चुअली ना दिवाली है, तो इसी वजह से चारों तरफ बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही हो, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और इसीलिए मैंने माइक लगा लिया है जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर मेरी वॉइस सुनाई दे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एच ए रॉबर्ट्स की बात करते हैं, तो वो ना एग्जाम्पल कोट करते हैं। सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन की नीड को बताते हैं कि किसी भी साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि डॉक्टर कैरोलस लीनियस का वो एग्जांपल कोट करते हैं कि उन्होंने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था, जिसकी वजह से हम प्लांट किंगडम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। उसके बाद वो डॉक्टर क्यूवियर की बात करते हैं। डॉक्टर क्यूवियर एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था 4 किंगडम्स में, जिसकी वजह से हम एनिमल किंगडम को समझ पाए। और डॉक्टर हैनेमन भी डॉक्टर क्यूवियर के एक कंटेम्प्रेरी थे, मतलब दोनों सेम टाइम पे थे, इसीलिए डॉक्टर हैनेमन ने डिजीज़ का क्लासिफिकेशन किया था। तो किसी भी साइंटिफिक चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें पहले उसका क्लासीफाई करना पड़ता है, पहले उसको अच्छे से क्लासीफाई करना पड़ता है, तभी हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी कर सकते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो ये था डिज़ीज़ की क्लासिफिकेशन की नीड, कि उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए। तो डॉक्टर हैनेमन ने जब देखा कि जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा केओस में है, और वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है, और कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है कि डिज़ीज़ कंडीशंस होती कैसे हैं। तो इसीलिए उन्होंने बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन की और डिज़ीज़ को जानने की कोशिश की, और फिर उन्होंने प्रॉपर क्लासिफिकेशंस बनाई, ठीक है। अब जैसे क्यूवियर ने 4 किंगडम्स में बांट दिया था पूरे जूलॉजी को, वैसे ही डॉक्टर हैनेमन ने 4 ग्रेट डिवीजन्स बनाए थे। पूरी अपनी जितनी भी डिजीज़ थी उनके 4 डिवीजन्स बनाए थे। तो पहली जो डिवीज़न डॉक्टर हैनेमन ने बनाई थी वो ऐसी डिजीज़ थी जो मैकेनिकल या एक्सटीरियर, मतलब एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन में मैकेनिकल एंड एक्सटीरियर सोर्सेज से होने वाली डिजीज़, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, स्ट्रेन हो गया, इनडिस्क्रिशंस ऑफ डाइट हो गया, एक्सटर्नल पॉइजन्स हो गया जैसे फ्यूम्स हो गया, नॉक्शियस प्लांट्स हो गए, एक्सट्रीम्स ऑफ थर्मिक कंडीशंस हो गई जैसे फ्रॉस्ट बाइट या सनस्ट्रोक, या फिर कोई भी ट्रेड डिजीज़, ठीक है। और इसमें वही कंडीशंस आती हैं जो कि सेल्फ क्यूरेटिव है, खुद से क्योर हो सकती हैं, या फिर अगर हम उस मेंटेनिंग कॉज को हटा दें या एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर दें, हैबिट्स को रेगुलेट कर दें, तो इन डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। तो इसमें वाली डिजीज़ आती हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये डिजीज़ सेल्फ क्यूरेटिव है, बट जो मेडिसिन है वो रिकवरी को हेस्टन कर सकती है, मतलब कि जल्दी रिकवरी करवा सकती है इन डिजीज़ के अंदर। और ऐसी कोई भी डिजीज़ अगर किसी डीप सीटेड प्रॉब्लम के साथ मिक्स है तो उसमें हमें मेडिसिन भी रिक्वायर होगी, मतलब कि मैकेनिकल कॉज की वजह से तो कोई प्रॉब्लम है ही, साथ में अगर कोई डीप सीटेड डिजीज़ भी है अंदर तो उसके लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत होगी। सो ये था पहला क्लासिफिकेशन जिसमें वो मैकेनिकल या एक्सटीरियर सोर्सेज की बात करते हैं। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्टर हैनेमन। देन उसके बाद जो डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स हैं वो एक बात कहते हैं कि डॉक्टर हैनेमन के फॉलोअर्स को ऐसा माना जाता है, मतलब हम सबको एज होम्योपैथिक फिजिशियन, कि हम सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीट करते हैं। हम सिर्फ सिम्टम्स या सिम्टोमेटोलॉजी को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे हम ट्रीट करते हैं डिजीज़ को। बट जो भी डॉक्टर हैनेमन की टीचिंग्स को अच्छे से जानता है वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर हैनेमन ने सबसे पहले यही कहा है कि आपको बीमारी को ट्रीट करने से पहले उसके कॉज को समझना होगा। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड द डिजीज़। अगर आप कॉज को नहीं समझोगे तो आप कभी भी बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। सो
फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने भी कही है, डॉक्टर हैनेमन ने भी कही है, वो कही है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द डिजीज। तो इसमें वो यही कहते हैं, रिपीटेड क्लेम्स हैव बीन मेड दैट द फॉलोअर्स ऑफ डॉक्टर हैनेमन ट्रीट डिजीज बाय सिम्टम्स ओनली, applying remedies according to symptomatology and paying attention only to the symptomatic applicability of remedies। ठीक है, मतलब कि हम सिर्फ सिम्टम्स देखते हैं और उनके बेसिस पे जो भी रेमेडी एप्लीकेबल होती है वो दे देते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर हैनेमन ने क्लासिफिकेशन दी है उसमें कहते हैं कि it was Hahnemann's teaching that the removal of cause was the first step in the proper method of cure। तो इसमें डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, आप नोट कर सकते हो इसे, कि रिमूवल ऑफ द कॉज वॉज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉपर मैथड ऑफ क्योर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर नीडेड है तो होम्योपैथी कभी भी इसको रोकती नहीं है। तो इसमें वो आगे लिखते हैं, दिस में ओकेजन एट टाइम्स सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब कभी भी सर्जिकल प्रोसीजर की भी नीड पड़ सकती है, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ डाइट सही करने की, या फिर अगर कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है बॉडी के अंदर तो रिमूवल ऑफ इरिटेटिंग सब्सटेंस, या चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, अगर कोई ऐसी एनवायरनमेंट में रहता है जिसकी वजह से लगातार उसको बीमारी होती जा रही है तो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये जो कॉजेज़ हैं इनको रिमूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्योर को पहले, मतलब सिम्टोमेटोलॉजी से पहले हमें कॉज को देखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात पहले तो आपको समझ आएगी क्लासिफिकेशन में, पहला क्लासिफिकेशन मैकेनिकल या एक्सटीरियर डिजीज़ का है, और दूसरी बात ये समझ आएगी कि जो कॉज है उसको रिमूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कॉज को रिमूव कर देंगे तभी हम डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर हैनेमन ने एग्जाम्पल देके बताया, सबसे पहले जो डिजीज़ होती है उसके कॉज को हटाना है, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, सिम्टोमेटोलॉजी को देख के ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ वो बताते हैं कि डॉक्टर हैनेमन जब ऐसे एक्यूट डिजीज़ को ठीक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ जो एक्यूट डिजीज़ हैं वो रिकर कर रही हैं, बार बार उनका रिकरेंस हो रहा है एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, और ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो या तो पुराने सिम्टम्स से सिमिलर हैं, या फिर कभी कभार ऐसा हो रहा है कि कुछ जो पुराने सिम्टम्स हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। मतलब कि एक्यूट डिजीज़ के केस में डॉक्टर हैनेमन का ऑब्जर्वेशन था। तो अब हम मैज़म के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें अभी पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, और इसके अलावा 3 और क्लासिफिकेशन है जिनको हम मैज़म कहते हैं। पहली क्लासिफिकेशन मैकेनिकल और एक्सटीरियर सोर्सेज या कॉजेज़ है, दूसरी क्लासिफिकेशन, तीसरी और चौथी, ये तीनों मैज़म्स हैं, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन 4 क्लासिफिकेशन है डिजीज़ की जो डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स की इस बुक के चैप्टर नंबर 22 में दे रखी है, कि पहला मैकेनिकल कॉज, दूसरा सोरा, तीसरा सिफिलिस, चौथा साइकोसिस। ये 4 क्लासिफिकेशन है। तो अब तक हमने मैकेनिकल को समझा, अब हम सोरा की डिस्कवरी को देखने वाले हैं। तो डॉक्टर हैनेमन ने देखा कि जब वो एक्यूट कंडीशंस को ट्रीट कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल्स पे क्या हो रहा है कि बार बार सिम्टम्स रिकर कर रहे हैं, बार बार उसी पेशेंट को उसी सेम टाइप के सिम्टम्स वापस आ रहे हैं। तो इससे उन्हें लगा कि कोई ना कोई ऐसा कॉज है बैकग्राउंड में जो वर्क कर रहा है जिसकी वजह से ये पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डॉक्टर हैनेमन ने सोरा की जो डिस्कवरी है, उनके मन में ये आइडिया आया कहाँ से, उनके माइंड में आइडिया आया कहाँ से कि कोई बैकग्राउंड में कॉज है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से आगे की जो छोटी छोटी एक्यूट डिजीज़ हैं वो ट्रीट नहीं हो रही। तो सोरा का ये आइडिया उन्हें अपने पेशेंट्स पे ऑब्जर्वेशन के बाद आया कि जो एक्यूट डिजीज़ है या तो वो रिकर कर रही है या उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब वो होम्योपैथिक रेमेडी देते थे किसी पेशेंट को जिसको एक्यूट डिजीज़ थी तो उसकी थोड़ी देर के लिए तो उसको एमेलियोरेशन हो जाता था, बट बाद में फिर से उसको दोबारा कुछ ही दिनों बाद वही सेम कंडीशन हो जाती थी। और इससे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि हमें मेन जो रूट कॉज है, जो सोरा है, उस पर काम करना पड़ेगा, और यहाँ से सोरा की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि this involved 2 lines of investigation, one in natural chronic disease condition and one in artificially produced disease condition which should be similar in symptomatology and depth of action to the natural disease। तो इसीलिए ना हमें 2 तरीके से काम करना पड़ता है। पहले तो हमें ठीक से बीमारी को समझना है और फिर हमें ठीक से अपनी दवाई को समझना है जो कि उस सिम्टोमेटोलॉजी में उसी डेप्थ पे जाके काम कर सकती है, उसी डेप्थ पे जाके वही सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस कर सकती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड हो सकता है, बट मान लीजिए हमने किसी
पेशेंट को अगर नक्सवामिका देनी है तो पहले हमें उसके सिम्टम्स को तो मैच करना ही है, साथ में हमें देखना है कि इसकी जो डेप्थ है, जैसे नक्सवामिका एक काफ़ी डीप एक्टिंग रेमेडी है और किसी ऐसे पेशेंट को ही हम डीप एक्टिंग रेमेडीज़ या फिर मतलब कि जिसकी बीमारी की डेप्थ बहुत ज़्यादा हो उसमें ही नक्सवामिका जैसी दवाइयाँ जो कि डीप एक्टिंग है या फिर लॉन्ग एक्टिंग रेमेडीज़ है उन्हें यूज़ किया जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि डेप्थ ऑफ द एक्शन टू द नेचुरल डिजीज़, जो सिम्टोमेटोलॉजी से रेमेडी आई है वो उस डिज़ीज़ के डेप्थ ऑफ एक्शन तक वर्क करनी चाहिए, तभी वो क्योर कर पाएगी। अभी इसके बारे में डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी समझेंगे। पहले एक बार सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के मतलब को समझ लेते हैं। तो सोरा का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है पोल्यूशन या मलेरियल एक्सेलेशंस, ठीक है, या फिर कोई डेफिशिएंसी। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पहले की डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग सोरा का मतलब होता था कि कोई डेफिशिएंसी या मलेरियल पॉइजन्स। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोरा जो है ये एक सोरैट वर्ड से आया है, TSORAT, सोरैट वर्ड से आया है, जो कि हिब्रू ओरिजिन का है। हिब्रू इज़राइल की लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो हिब्रू एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज टू बी यूज्ड। तो हिब्रू वर्ड से सोरा वर्ड का ओरिजिन हुआ है और सोरा का बेसिक मतलब भी होता है डेफिशिएंसी। तो डॉक्टर हैनीमैन जब सोरा की बात करते हैं तो बहुत सालों तक तो ये कन्फ्यूज़न होता रहा कि सोरा बेसिकली है क्या। तो सोरा के बहुत सारे मतलब निकाले गए, जैसे स्केबीज़ एक इंसेक्ट होता है जो कि स्किन के अंदर घुस जाता है, उससे वो इच माइट होता है, ठीक है, वो खुजली करता है। तो डॉक्टर हैनीमैन के जो सोरा मैज़म था उसको स्केबीज से कंफ्यूज किया गया, सोरियासिस से कंफ्यूज किया गया, हैनीमैन और इच डिस्क्रेजिया से कंफ्यूज किया गया, लेप्रेसी से कंफ्यूज किया गया। बट सोरा जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, कभी कभी उसको लेप्रेसी से भी कंफ्यूज किया गया। बट सोरा से डॉक्टर हैनीमैन डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करना चाह रहे थे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स। एच ए रॉबर्ट्स में आप पढ़ोगे तो with our growing knowledge of the so-called deficiency disease, we are coming to realize that the lack of certain elements in the system or the inability to assimilate them from foods is the great common denominator of almost all the so-called soric conditions। मतलब कि सोरा के पीछे क्या है, डेफिशिएंसी। So basically by सोरा डॉक्टर हैनीमैन was talking about deficiency disease। इसके अलावा वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और इन सब के अंदर भी जो सोरा है वही बैकग्राउंड पे एक्ट कर रहा होता है, डेफिशिएंसी किसी ना किसी मिनरल की, किसी ना किसी एलिमेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि 3/4 जितनी भी बीमारियां हैं वो सोरा की वजह से होती हैं, ठीक है। ऑफ ऑल द डिजीज 7/8 या 3/4 ऑफ ऑल द डिजीज इज़ कॉज्ड बाय सोरा। उसके अलावा 2 और डिजीज़ होती हैं। तो अब तक हमने क्लासिफिकेशन में 2 चीज़ों को समझा, पहला सोरा, पहला मैकेनिकल और एक्सटीरियर सोर्सेज, दूसरा सोरा, एंड तीसरा नाउ वी आर गोइंग टू सिफिलिस। तो सिफिलिस इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय ट्रैपोनिमा पैलाइडम। हमें आज पता है ये एक वेनेरियल डिजीज़ है, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत पहले इसके बारे में बता दिया था कि सिफिलिस इज़ अ वेनेरियल डिजीज़। और उसके अलावा फिर आता है साइकोसिस, दैट इज़ फिगवॉट्स डिजीज़, ठीक है। साइकोसिस का मतलब ही होता है फिग, और फिगवॉट्स डिजीज़ कहते हैं इसे, इसकी वजह से वॉट्स हो जाते हैं, और ये गोनोरिया के सप्रेशन की वजह से होता है। अगर गोनोरिया का सप्रेशन हुआ, मतलब कि अगर किसी भी सुपरफिशियल सिम्टम को सप्रेस किया गया और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ गए बॉडी पे, दैट इज़ सप्रेशन, और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ गए, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने, स्टिग्मा, ठीक है। तो स्टिग्माटा वर्ड यूज़ करते हैं डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स, या स्टिग्मा वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसका बेसिक मीनिंग क्या है कि कोई स्किन एरप्शन था, जैसे सिफिलिस में होता है या फिर गोनोरिया में होता है, ठीक है, उसको सप्रेस किया गया और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ गए। दैट इज़ बेसिकली कि जो उनका स्टिग्मा था वो बॉडी में रह गया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ गए। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट 4 क्लासिफिकेशन का। इसके अलावा डॉक्टर हैनीमैन ने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि फंडामेंटल जो मैज़म्स होते हैं उनका खुद का पीरियड ऑफ रेमिशन होता है, लेटेंट स्टेट्स होती हैं जो कि बहुत सालों तक रह सकती हैं, और इसके बाद लास्ट में जाते जाते वो एक बात कह के गए हैं कि
जो डायनेमिक फोर्स होता है रेमेडी का, वो डायनेमिक फोर्स ऑफ डिजीज से मैच करना चाहिए। ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक हमें और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसको थोड़ा समझने के लिए। तो आगे के वीडियोज़ में आई एम श्योर कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। अभी मैं सिर्फ लाइंस पढ़ देता हूँ। ही रियलाइज दैट इट वॉज द डायनेमिक फोर्स ऑफ द रेमेडी दैट मेट द डायनेमिक फोर्स ऑफ डिजीज एंड दैट द रेमेडी मस्ट मीट द डिजीज ऑन द डायनेमिक प्लेन। मतलब कि डायनेमिक प्लेन पे रेमेडी और डिजीज दोनों मैच करने चाहिए, तभी क्योर पॉसिबल होगा। अगर ऐसे ऐसे होगा, मतलब कि मिसमैच हो रहा है, आपने रेमेडी दी बहुत डीप एक्टिंग और जो डिजीज है वो सिर्फ सुपरफिशियल है, अभी अभी आई है, तो क्योर पॉसिबल नहीं है। तो आपको डायनेमिक प्लेन पे मैच करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग से। तो इसके आगे वो लिखते हैं, बट दैट द ड्रग डायनेमिक must be more potent than the disease dynamics if the disease were to be eradicated। ठीक है, उसके बाद वो लिखते हैं द एक्शन ऑफ द स्टिग्मा इज टू डेबिलिटेट द लाइफ फोर्स। मैंने आपको बताया था स्टिग्मा क्या है। बेसिकली जो भी थोड़ा सा गोनोरिया का जो पॉइजन है वो रह गया, पॉइजन तो नहीं बोलेंगे, जो गोनोरिया के सिम्टम्स है वो रह गए, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आने लग गए, दैट इज स्टिग्मा बाय डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स। तो उसका काम क्या है? टू डेबिलिटेट द लाइफ फोर्स और डिफॉर्म द बॉडी, या फिर इंटेलेक्ट को डल करना। तो जो हमारी रेमेडीज़ हैं उनका काम क्या होना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को क्योर कर सके। ठीक है, अब किसी भी डिजीज़ कंडीशन को सर्कमस्टेंशियल या एनवायरमेंटल तरीके से देखना, उसको क्लासीफाई करने का एक बहुत लिमिटेड तरीका ये बोलते हैं, और हमें उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, और एक जो सिमिलिमम है वही उसको ठीक कर सकता है। जैसे अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसके पीछे हमें सोरा लग रहा है, तो उसके लिए हमें एक डीप एक्टिंग एंटी सोरिक रेमेडी ही देनी पड़ेगी, वही उस डिजीज़ को ठीक कर सकती है, विच मस्ट बी ऑन द सेम डायनेमिक प्लेन एज दैट ऑफ द डिजीज़। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आगे थोड़ी सी बात और लिखी हुई है, क्योंकि जो क्रॉनिक कंडीशंस होती है ना, वो बॉडी के एक एक फाइबर पे अपना इफेक्ट करती हैं, तो हमें रेमेडी भी ऐसी चूज़ करनी है जो बॉडी के हर एक फाइबर पे अपना इफेक्ट कर सके, तभी हम क्योर कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द डिजीज़ क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 22 बाय डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स, जिन्होंने हमें डिजीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और बेसिकली सोरा होता क्या है उसके बारे में समझाया। तो चाहे कितनी भी सिम्टोमेटोलॉजी मैच कर रही हो, अनलेस द रेमेडी इज अ डायनेमिक फॉर्म इट कैन नॉट रीच द बेसिक स्टिग्मा। ये लास्ट लाइन जो वो ख़त्म करते हैं वो लिखी हुई है कि चाहे कितने भी सिम्टम सिमिलैरिटी आप मैच कर लो, अगर डिजीज़ का जो डायनेमिक प्लेन है और मेडिसिन या रेमेडी का जो डायनेमिक प्लेन है वो मैच नहीं हो रहा, देन क्योर इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे से इसमें कुछ भी चीज़ छूट गई होगी देन आई विल कवर इन लेटर ऑन इन द वीडियोज़। इसमें मुझे लगता है शायद एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो भी सोरा वाले सिम्टम्स हमारी मटेरिया मेडिका में दे रखे हैं, तो जो सेंसेशन एज इफ वाले जो सिम्टम है ना, वो बेसिकली सोरिक सिम्टम्स हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने लिखा हुआ है कि it is characteristic of the skin in these condition that there is considerable itching. For psoriatic condition always itch. In fact, not only was psora considered the mother of all disease, but it might well have been considered as source of all subjective symptom. तो सारे सब्जेक्टिव सिम्टम्स का जो सोर्स है वो सोरा ही होता है, स्पेशली दोज डिस्क्राइब बाय द पेशेंट सेंसेशन एज इफ। ठीक है, तो जिसमें भी जिन भी सिम्टम्स में सेंसेशन एज इफ लिखा हुआ है वो बेसिकली सोरिक सिम्टम्स है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स, जिन भी सिम्टम्स में सेंसेशन एज इफ लिखा हुआ है वो सोरिक सिम्टम्स है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स की फिलॉसफी का ही कोई चैप्टर कवर करेंगे। हो सकता है कि मुझसे इस वीडियो के अंदर कोई गलती हो गई हो, सो यू कैन एनी टाइम कमेंट बिलो द वीडियो। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका रहेगा कि मैं पहले खुद से इन चैप्टर को समझने की कोशिश करूँ और फिर इस पर छोटे छोटे ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।